ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते भगवते नमः परम्बिकायै नमः। चलो क्या बोलो बाबू। गुरु जी आपने सूत्र बताया था आनंग ऋतो द्वंद्वे, इसकी वृत्ति देखी थी तो उसमें लिखा था कि विद्यायोनि संबंध वाचिनाम ऋदंतानाम द्वंद्वे आनंग स्याद उत्तर पदे परे। तो गुरु जी विद्यायोनि संबंध वाचिनाम का अर्थ देखो, एक विद्या संबंध होता है, एक योनि संबंध होता है जी। एक नहीं है संबंध, दो तरह का होता है और भी होते हैं, लेकिन विद्या संबंध जैसा गुरु का शिष्य के साथ संबंध जो होता है जी, तो योनि संबंध तो होता नहीं है कि ना। वो कौन संबंध होता है? विद्या संबंध होता है कि नहीं। और जो माता पिता ये सब जो होते हैं इनका संबंध कौन सा संबंध होता है? योनि संबंध होता है। तो वो ऋदंतों का द्वंद्व हो तो कैसे होना चाहिए? विद्या संबंध वाचक होना चाहिए या तो योनि संबंध वाचक होना चाहिए। यहाँ जो मातृपितृ तुम्हारा एक्सेस करने में जो आया जी, हाँ, ऋदंत है दोनों, उनका द्वंद्व हो रहा है। तो और कैसे है ये दोनों? योनि वाचक, योनि संबंध वाची, योनि संबंध वाचक है। योनि संबंध वाची ये दोनों ऋदंत है, इनका द्वंद्व हो रहा है। तो यहाँ पर आनंग हो उत्तर पद करे रहते हैं जी, हाँ, यही कहना चाह रहे हैं। ऐसे विद्या संबंध भी होगा तो उसमें भी हो जाएगा। वहाँ सिद्धांत कौमुदी में अलग अलग उदाहरण दिए होंगे, विद्या संबंध का भी दिया होगा, योनि संबंध का भी दिया होगा। ठीक है ना, यही है। चल और कुछ और हाँ क्या ये पुमान स्त्रिया ये सूत्र है, इसकी वृत्ति देखी थी उसमें लिखा था स्त्रिया सह उक्तौ पुमान शिष्यते, फिर लिखा था तल लक्षण एवं विशेषश्चेद। तल लक्षण एवं विशेषश्चेद, तो उसका तात्पर्य वही है कि स्त्री प्रत्यय का ही मतलब अंतर होना चाहिए। अधिक यदि कुछ हो जी, दोनों में अंतर हो तो स्त्री प्रत्यय का ही अंतर होना चाहिए और किसी भी चीज का अंतर नहीं होना चाहिए। कोई अतिरिक्त कार्य उसके अलावा नहीं हुआ होना चाहिए। जैसे हंसी च हंसश्च, तो यहाँ पर हंसी और हंस दोनों प्रातिपदिक में केवल क्या अंतर है? जो हंस से वो जो गिप किया गया है स्त्रीत्व की विवक्षा, वो गिप जो स्त्री प्रत्यय है उसी का एक आधिक्य है। उसके अलावा कुछ प्रकृति प्रत्यय में कुछ अंतर नहीं है। तो वही वो कहना चाह रहे हैं कि तल लक्षण चेदेव विशेष, जो लिखिए क्या लिखा है? तल लक्षण एवं विशेष चेद, उसका मतलब स्त्री बोधक प्रत्यय का ही यदि क्या हो आधिक्य हो, वही उसी के कारण अंतर पड़ता है और कोई अंतर नहीं हो तभी होगा। यदि कुछ भी कार्य हो जाता है कहीं पर तो फिर वहाँ पर एक शेष नहीं करेगा। आया कि नहीं? लगा कि नहीं लगा? यदि केवल इतना होता ना कि स्त्रिया सहोक्तो पुमान शिष्यते, आगे पीछे कुछ नहीं जोड़ते, तब तो ये मातृ पितृ यहाँ चाहे वो भ्रातृ स्वश्री और द्वित्री पुत्र यहाँ सब जगह अरे स्त्रिया सह पुमान उक्त है ही, तो वहाँ पर पुमान शिष्यते हो ही जाता। आया कि नहीं? लेकिन कहा कि तत्कृत वो मतलब स्त्री बोधक प्रत्यय ही का ही वो होना चाहिए। फलितार्थ हम बता रहे तुमको, वरना वहाँ पर तो समास करके तल लक्षण चेदेव विशेष क्या है वो सूत्र, मूल सूत्र वहाँ पर वृद्धो युना तल लक्षण चेदेव विशेष, वहीं से उसकी अनुवृत्ति आती है ना जी। तो पढ़ेंगे अच्छे से तो समझ में आएगा। लेकिन बात उसका तात्पर्य यही है कि स्त्री प्रत्यय का ही क्या होना चाहिए? अंतर होना चाहिए और उसके अलावा किसी चीज का अंतर नहीं होना चाहिए। और कुछ काम यदि हो गया तो फिर वो ये मतलब इससे फिर वो पुमान शेष नहीं रहेगा। फिर तो द्वंद्व जो भी होता वो करो, लेकिन एक शेष नहीं होगा। लगा नहीं लगा? यही कह रहा है। लगा? हाँ लगा। और गुरु जी ये सूत्र आपने कहा था आज पाठ लगा है कि आए हुए ऐसा लगता है। आपने कहा था ये द्वंद्वश्च उसको समझते हैं, क्या पूछना है? ये तूर्य करके वो आगे का लेना, वो टिप्पणी में लिखा था, वो देखा था। हाँ तो क्या लिखा था वहाँ पहले तो प्रतीक लिया था मार्दंगिक प्रणव शब्दौ नहीं क्या था, वाद्य विशेष परौ। हाँ ये लिखा था मृदंग प्रणव शब्दौ वाद्य विशेष परौ, फिर उसके बाद लिखा इह तू तद वादने भी वर्तते। कुछ और बात बताना चाह रहे हैं, चलो कुछ और तात्पर्य है उसको समझते। उसके अलावा चलो
तो अब यहाँ पर नहीं ना है कुछ नहीं। हो गया। हाँ, तो एक शेष करने वाले सूत्र यहाँ तक देखे, अंतिम पाठ में हाँ। हमने देखा। यहाँ तो एक शेष करने वाला इन्होंने पिता मात्रा पिता मात्रा एक ही यही सूत्र है। दिया, लेकिन जी। 2-3 प्रसिद्ध जो हाँ। सूत्र है हम लोगों ने और भी देखे, देखे। और भी वहाँ सिद्धांत हाँ, कौमुदी में थे। तुमने देखा और होगा, थे। एक पूरा प्रकरण ही है। हाँ। आया कि नहीं? इसको जी। बंद कर दो ना। पूरा प्रकरण ही है इसका, हाँ, एक शेष का। लेकिन इन्होंने एक यहाँ पर पिता मात्रा दे दिया। चलो समझ में आ जी, गया आया, एक शेष की हाँ, प्रक्रिया आया। भी। ये एक शेष जो है वो द्वंद्व का क्या होता है? अपवाद होता है। अपवाद होता है। ये सब बातें भी हम लोगों ने जानी। देखी, हाँ। अब आगे एक सूत्र आ रहा है, उसी को सूत्र को वहीं से चला जाए। जी। कौन सूत्र है बाबू? द्वंद्वश्च प्राणी तूर्य सेनांगानाम। गानाम। आया कि नहीं? जी। द्वंद्वश्च प्राणी तूर्य सेनांगानाम। देखो कितने पद है, देख लो, अच्छे से समझो, जी। सब बात एकदम क्लियर करो इस सूत्र में ना। कल थोड़ा बहुत चला था, लेकिन उतना स्पष्ट नहीं हुआ था, आज स्पष्ट थोड़ा कर लो, जो भी ठीक है। हो बात निकल जाए। हाँ, क्या कह रहे हैं? कितने पद है देखो बाबू। द्वंद्वः इति प्रथमैकवचनान्तं च इति अव्ययः प्राणी तूर्य सेनांगानाम इति षष्ठी बहुवचनान्तं। 3 पद तीन है। पद है। आया कि नहीं? अब देखा जाए क्या करता है, तो इसके पूर्व सूत्र है बाबू अष्टाध्याय में द्विगुरेक वचनम। वहां से एक वचनम की क्या आ जाती है? अनुवृत्ति आ जाती है। चलो अब अर्थ हो जाएगा कि प्राणी तूर्य सेनांगानाम द्वंद्वः एकवत् स्यात्। एक वचनम का ही उन्होंने अर्थ कर दिया एकवत् स्यात्। लगा कि नहीं हाँ, लगा? लगा। प्राणी तूर्य सेनांगानाम द्वंद्वः एकवत् स्यात्। कि प्राणी, इसमें देखो प्राणी तूर्य सेनांगानाम ऐसा लिखा है ना जी। तो इसमें 3 चीज है बाबू। कौन कौन है? एक तो प्राणी प्राणी है, है, फिर तूर्य है और सेना। 3 है। हाँ। और उसके बाद जो अंग शब्द पड़ा है वो द्वंद्वान्ते श्रूयमाण पदम प्रत्येकम अभिसंबद्धते करके वो अंग का प्रत्येक के साथ, प्राणी के साथ, तूर्य के साथ और सेना के साथ अन्वय होगा। तो प्राणी के साथ अंग जुड़ जाएगा तो क्या कहेंगे? प्राण्यंग, प्राण्यंग और तुर्यांग तुर्यांग और सेनांग। तेसाम। तो सब में अलग अलग षष्ठी जोड़ दो तो प्राण्यंगानाम तुर्यांगानाम सेनांगानाम द्वंद्वः एकवत् स्यात्। वृत्ति बन जाएगी। जी, बन जाएगी। कि प्राणियों का, तुर्यांगों का और सेनांगों का जो द्वंद्व होगा जी। वो एकवत होगा। आया कि नहीं आया। मतलब एक वचनांत होगा। होगा। एक वचनम की अनुवृत्ति आई है ना, हाँ। तो सीधे सीधा अर्थ ले लो तो उसमें एक नित्य एकवत भाव होगा, एकवत भाव होगा। यही करने के लिए जी। सूत्र आया है। लगी बात? हाँ, लगी है। नहीं लगी? लगा। किनका किनका द्वंद्व कहा बाबू? प्राण्यंगों का और तुर्यांगों का और सेनांगों का। प्राणियंग क्या होते हैं, तुर्यांग क्या होते हैं, सेनांग क्या होते हैं, उसको समझ लो। जी। प्राणियंग मतलब प्राणी के अंग। तो प्राणी के अंग क्या होते हैं बाबू? हाथ, पैर, नाक, कान, यही ना, ये सब। गला, ये सब क्या है? प्राणी के अंग है। प्राणी के अंग है। लगा कि नहीं लगा? जी। तो इनका यदि द्वंद्व हो तो वो एकवत होता है। लग गया? हाँ। इसी तरह तुर्यांगों का, तुर्यांग मतलब क्या? तो तुर्य मतलब बाबू वाद्य। वाद्य, हाँ। ठीक है ना? जी। वाद्य यंत्र जो होते हैं ना, हाँ। तो तुर्य मतलब वाद्य। उसका अंग, तो उसके अंग तो क्या हो जाएंगे? वो ये बांसुरी हो गए, बांसुरी, मृदंग हो गया, यही ना हो जाएगा, जी। ये सब अंग हो जाएगा। हाँ, हाँ। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना बाबू, वो तुर्यांग करके उस वाद्य को बजाने वाला है कि नहीं है, ये अर्थ लेना है। तुर्यांग करके कौन लेना है? उस वाद्य को बजाने वाला। बजाने वाला जो कलाकार होता है ना, जो मृदंग बजाता है, कोई वेणु बजाता है, तो ऐसा जो उसका जो कलाकार है, शिल्पी है, हाँ। उसको आपको तुर्यांग करके लेना है। ये ध्यान रखना थोड़ा। आया कि नहीं आया? जी। और इसके बाद कौन आया बाबू? सेनांग। सेनांग। सेना का अंग। सेना का अंग, सेना तो बहुत बड़ी होती है, हाँ। उसका अंग क्या क्या होगा? तो पैदल चलने वाले जो पदाति लोग हो गए वो हाँ, अंग हो जी। सकते हैं। रथ से चलने वाले रथिक होते हैं, वो होते हैं। अश्व से चलने वाले अश्वारोह जो होते हैं, वो सब क्या होते हैं? वो सेना सेनांग के के अंग अंग होते होते हैं। हैं। इनका यदि द्वंद्व हो तो वो द्वंद्व भी क्या होता है? एकवत होता है। लग गया? हाँ, लगा। यही तीनों का कहना है जी। कि प्राणियंगानाम प्राण्यंगानां तुर्यांगानां सेनांगानां द्वंद्वः एकवत् स्यात्। हो जाएगा ना? जी। ये लड़के लोग, आप लोगों का यार क्या आप लोग करते रहते प्रतिदिन? पढ़ाई चल रही कि गपशप?
क्या कहे? प्राण्यंगानाम तुर्यांगानाम सेनांगानाम द्वंद्वः एकवत् स्यात्। हाँ, ये कहता है। ठीक हुआ? हाँ, बेटी बात। जी बेटा। इनका यदि द्वंद्व हो तो वो एकवत होता है। लगा कि नहीं हाँ, लगा? लगा। अब एक बात ध्यान देना बाबू, है कि नहीं? जैसे प्राणियों का हो, चाहे तुर्यांगों का हो, चाहे सेनांगों का द्वंद्व हो, हम लोगों ने अभी तक क्या जाना है? द्वंद्व हमारे विवक्षा के ऊपर होता है। जाना है ये जी, बात को? जाना है। आया कि नहीं हाँ। आया? कि मतलब हम यदि वहां पर क्या कहना चाहे, यदि पदार्थ अवयवगत संख्या यदि उद्भूत रहे, हाँ, उद्भूत अवयवगत संख्या यदि हो, ऐसी विवक्षा हो, तो वहां पर क्या हो जाता है? इतरेतर योग द्वंद्व हो जाता है। और वहां पर जहाँ पर तिरोहित तिरोहित अवयवगत संख्या तिरोहित हो, तिरोहित ऐसी मान लीजिए विवक्षा हो, समूह अर्थ को बताना चाहे तो वहां पर समाहार द्वंद्व द्वंद्व होता है। विवक्षा के ऊपर होता है ना। हाँ जी। उनको परिभाषा भी बताई थी, सर्वो द्वंद्वो विभाषया विभाषया एकवत् भवति। कि सभी द्वंद्व विभाषा से एकवत होते हैं। हैं। मतलब विकल्प से समाहार द्वंद्व भी होता है और इतरेतर द्वंद्व भी होता है, पक्ष में वो हो जाएगा। हाँ जी। तो दोनों होते हैं, विवक्षा के ऊपर होता है। जैसे हम कहना चाहे कि धव और खदीर, ये दोनों पदार्थ को बताना चाहे, अवयवगत संख्या उद्भूत रहे, हाँ, है कि नहीं? जी। तो वहां पर कौन इतरेतर हो जाएगा और धव खदीरो बन जाएगा। हाँ। मान लीजिए वहीं पर यदि हमको क्या हो जाए कि अवयवगत संख्या तिरोहित हो जाए, है ना। हाँ। हम खाली दो इनका समूह ऐसे अर्थ को ही बताना चाहे, हाँ। ऐसी विवक्षा हो जाए तो वहां पर क्या बन जाएगा? धव खदिरम ये भी बन जाएगा। घटपटो भी बन जाता है, घटपटम भी बन जाता है, धव खदिरो भी बन जाता है, धव खदिरम भी बन जाता है, संज्ञा परिभाषम भी बन जाता है, संज्ञा परिभाषे भी बन जाता है। सब बनता है, विवक्षा के ऊपर होता है। जाना है कि नहीं जाना? ये जाना। अब यहाँ पर ध्यान देना बाबू, ये सेनांगों का, प्राणियों का और तुर्यांगों का, इसमें भी ऐसे ही होगा, विवक्षा के ऊपर होगा। हाँ। इतरेतर योग भी हो सकता है और समाहार द्वंद्व भी हो सकता है। तो जब समाहार द्वंद्व हम करेंगे तो स्वाभाविक रूप से वहाँ कौन वचन आना है? एक वचन ही आना है। एक वचन ही आना है। उसके लिए सूत्र बनाने की क्या जरूरत है भाई? जी, कि भाई समझ में आ रही बात? आया। अरे विवक्षा के ऊपर है ना भाई। हम जब समाहार इसका करना चाहेंगे, है कि नहीं, तब तो हमेशा क्या हो जाना है? एक वचन ही आना है, एक वचन आ ही जाएगा। तो ये एकवत भाव कराने के लिए सूत्र की क्या जरूरत है? समाहार में तो एकवत होता ही है, वो समूह तो एक होता ही है। उससे ही एक वचन क्या है? सिद्ध है। तो फिर एकवत भाव करने के लिए जो सूत्र बनाया जा रहा है वो क्या हो जाएगा? नियम हो जाएगा। नियम के लिए हो जाएगा। लगी बात कि नहीं लगी बात? ध्यान रखना। अरे नियम सूत्र है, विधि सूत्र नहीं है। नहीं है। कैसा सूत्र है ये? नियम सूत्र है। नियम सूत्र है, नियम करता है कि नहीं है? तो चलो कैसे नियम करता समझ में आया ना? आया। कि ये इन प्राणियों आदियों का जो समास करेंगे, द्वंद्व समास करेंगे, तो समाहार में वहां पर क्या हो जाता है? एक वचन ही हो जाता है वहां पे। एकवत भाव हो ही जाता है। हाँ। नहीं हो जाता? अरे सर्वोपि द्वंद्व विभाषया एकवत भवति। हाँ। एकवत हो ही रहा था ना भाई। जी, फिर से ये सूत्र आकर के इनका एकवत भाव कर रहा है, तो ये नियम के लिए है। नियम कर रहा है। क्या नियम कर रहा है? कि इनका क्या होगा बाबू? प्राणियंग आदियों का द्वंद्व होगा तो वो कौन द्वंद्व होगा? समाहार ही होगा, है कि नहीं है? आया कि नहीं? अरे एकवत ही होगा, ये करेगा ना। तो एकवत ही होगा मतलब समाहार द्वंद्व ही होगा, यही ना निकलेगा। क्योंकि एक अर्थ एकवत भाव कब हो? एकवत तो कब होगा? जब समूह अर्थ को बताएगा तभी ना। तो नियम कर देगा कि समाहार द्वंद्व ही होगा। प्राणियंग आदियों का समास होगा तो वो समाहार द्वंद्व ही होगा। समाहार द्वंद्व ही होगा। इसमें आप इतरेतर द्वंद्व की विवक्षा नहीं कर सकते। लगा कि नहीं लगा? यही है, नियम करता है। ठीक है ना? वहां पर पंक्ति लिख दी है सिद्धांत कौमुदी में, इन्होंने लिखा नहीं, लिख देना चाहिए था। वहाँ सिद्धांत कौमुदी में इसी सूत्र में मूल में दी है, याद कर लेना वहां पर देख करके कि समाहारस्य एकत्वादेव एकत्वे सिद्धे। समाहार जो कि एक होता है, समूह एक होता है, तो उसी से एकत्व सिद्ध ही था। एकवत भाव सिद्ध ही था, नहीं था? सिद्ध था। इनका जब समाहार करते प्राणियंग आदियों का तो एकवत भाव तो हो ही जाता। फिर ये सूत्र एकवत भाव जो कराने के लिए आ रहा है तो वो नियमार्थम। तो क्या? तो प्राणियंग आदि नाम समाहार एव। तो
प्राणियंगादियों का जो द्वंद्व द्वंद्व हो तो वो समाहार द्वंद्व ही हो। समाहार द्वंद्व ही हो। लगा कि नहीं लगा। इस तरह की वहाँ पंक्ति लिख दी है, ठीक है ना। तो यही है, तो ध्यान रखना, नियम सूत्र है इसको कहते हैं, ठीक है। हाँ। तो चलिए, तो अब किया जाए बाबू, उदाहरण देख ले तीनों का, प्राणियंगों का, तुरीयांगों का और सेनांगों का। तो 3 उदाहरण क्रम से दे रहे हैं। तो सबसे पहले प्राणियंगों का करने जा रहे हैं। क्या दिया? पाणिपादम। तो इसमें कर लो अलौकिक विग्रह किया जाए। अब बता दिए नियम है, तो इसमें कौन करना है? प्राणियंगादियों का कौन सा करना? समाहार द्वंद्व करना, द्वंद्व ही करना है नियम के कारण। नियम हो गया, इसलिए समाहार ही करना है। तो समाहार करना है तो करो विग्रह वाक्य। क्या किया जाएगा बताओ? लौकिक विग्रह होगा पाणी च पादौ च इति ये एषां समाहारः। आया कि नहीं आया? कि पाणी च पादौ च इति एषां समाहारः। आया कि नहीं? तो कल तुम पाणिश्च पादश्च ऐसे कर रहे थे, लेकिन सामान्य रूप से पानी मतलब हाथ 2 होते हैं, पैर पाद मतलब पैर 2 होते हैं, तो इसीलिए द्विवचन कर रहे हैं। पाणी च पादौ च इति एषां। चूंकि वो 2 मिलकर बहुत हो गए, इसलिए अनयो न कह करके एषां समाहार। तो चलो समाहार द्वंद्व किए जाए। अलौकिक विग्रह करो। क्या करोगे? पाणी औ पाद औ, यही अलौकिक विग्रह करेंगे। और यहाँ पर अब समाहार द्वंद्व कर ही लिया जाए चाहते द्वंद्व सूत्र से, और समासत्वात् प्रातिपदिक संज्ञा कर लेंगे, दोनों का लोप कर देंगे। तो पाणी पाद ये रह जाएगा। आया कि नहीं आया? और समाहार अर्थ है तो एक वचन तो होना ही है, एक वचन होगा ही। और नपुंसकलिंग हो जाता है, तो सु हम पूर्व रूप करके क्या बन जाएगा? पाणिपादम। क्या बन जाएगा? पाणिपादम। तो वही तो बन जाएगा। क्या अर्थ हो जाएगा पाणिपादम का? कि हाथ और पैर का समूह, ये अर्थ हो जाएगा। लग गया नहीं? चलो यही तो कर लिए। तो ये प्राणी अंगों का उदाहरण दिया है ना, प्राणी अंगों का द्वंद्व किया, तो वो समाहारी हो रहा है। तो पाणिपादम बना लगा नहीं लगा? यहाँ पर आप अब विवक्षा भी नहीं कर सकते। तो तुम कहोगे वो परिभाषा में कहा था सर्व द्वंद्व विभाषया एकवत् भवति। किसी का भी द्वंद्व हो तो विकल्प से एकवत् होता है। तो सबके अंतर्गत तो ये प्राणियंगों का भी द्वंद्व आ गया। तो वो जो परिभाषा बताई तुमको, वो सर्व करके ये वाला नहीं लेना है। इनको छोड़ करके जो द्वंद्व है, खटपट का हो, धव खदीर का हो, उनको लेना है। प्राणियंगों के द्वंद्व में तो समाहार ही होता है, हमेशा नित्य एकवत भाव ही होगा, विकल्प से नहीं, नित्य ही होगा। नियम लगा नहीं लगा नियम से। तो यही कर लिए है, बना बैठी बात जी, बैठा गुरु। चलो यही कह रहे पाणिपादम। फिर क्या आया? तुरीयांगों का द्वंद्व का उदाहरण दे रहे हैं। देखा जाए क्या दिया? तुरीयांग करके बताए तुमको। अरे वाद्य को बजाने वाले जो शिल्पी लोग हैं, कलाकार लोग हैं, तदवाचक को द्वंद्व हो तो उसमें क्या होता? नित्य समाहार द्वंद्व ही होता है। तो वही दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? मार्दंगिक वैणविकम। मृदंग बजाने वाला जो होता है ना, उसको कहते हैं मार्दंगिक। आया कि नहीं? और वेणु बजाने वाला जो होता है उसको कहते हैं वैणविक। आया कि नहीं? ये सब मृदंग से कोई तद्धित प्रत्यय करके मार्दंगी का बनाया है, वेणु से तद्धित प्रत्यय करके वैणविक बनाया है। तो वो सब तद्धित की प्रक्रिया आने ही वाली है जल्दी। तो वो जब पढ़ेंगे तो आ जाएगा कि कैसे बनता है। लेकिन अभी इतना जाने रहो, मृदंग वादक जो होता है उसको कहते हैं मार्दंगिक, और वेणु का वादक मतलब बजाने वाला जो होता है उसको कहते हैं वैणविक। तो इनका द्वंद्व होगा तो एकवत होता है, ये कह दिया ना। तो चलो करो विग्रह वाक्य करो, समाहारी करना है। तो क्या विग्रह वाक्य करोगे? ये कर लो। मार्दंगिकश्च, हाँ ये कर लो, कोई दिक्कत नहीं। मार्दंगिकश्च वैणविकश्च इति अनयोः समाहारः, ये कर लिया। और मान लीजिए मार्दंगिक मृदंग बजाने वाले बहुत हो, वेणु को बजाने वाले बहुत हो, उनका समूह, ऐसा अर्थ कहना हो तो बहुवचन भी कर सकते हो। मार्दंगिकाश्च वैणविकाश्च इति एषां समाहारः, ऐसा कर लेंगे। क्या फर्क पड़ता है? अरे अलौकिक विग्रह वाक्य बना लो। क्या बना लोगे? तो मार्दंगिक जस और वैणविक जस, क्योंकि बहुत रखे थे इसलिए जस कर लिया। एक रखते तो सु करते, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो चलो कर लिया जाए। इसमें द्वंद्व समास कर लिया, समाहार द्वंद्व कर लिया, समाहार द्वंद्व कर लेंगे। और समास हो जाएगा तो समास प्रातिपदिक संज्ञा करेंगे, दोनों जस का लुक कर लेंगे। मार्दंगिक
और वैणविक वैणविक ये कर लिया, हाँ। ठीक है ना जी। अब यहाँ पर मार्दंगी को वैणविक ये बन गया। अब यहाँ पर क्या करना है? पूर्व प्रयोग को देखना। अच्छा, उसमें पूर्व प्रयोग पाणिपादम में किसके पानी को पूर्व प्रयोग पानी किया को- था? क्यों हो गया कर दिया? द्वंद्वे घी घी संज्ञक पानी था इसलिए कर दिया। तो चलो वो भी ध्यान रखना जी, है हाँ, पूर्व हाँ। प्रयोग का। यहाँ मार्दंगी को वैणविक में तो क्या लगेगा? इसमें तो कोई नहीं लग रहा है वैसे। मार्दंगी का वैणविक में कुछ नहीं गुरु नहीं है ना? नहीं है। अरे अल्पाच वाला भी कोई नहीं, नहीं है, है, दोनों बराबर बराबर ही है। है, हाँ। मार्दंगिक चार और और वैणविक चार चार ही है है, उसमें हाँ। भी। और कोई घी घी संज्ञक भी संज्ञक नहीं, भी नहीं है, अजाद्य दंत भी नहीं नहीं है। है। अव्यरहित तो क्या कहेंगे ऐसा कुछ तो इसमें कोई मार्दंगिक नहीं, इसमें मंदा नहीं। तो चलो फिर ऐसा नहीं हो तो फिर सामान्य रूप से दोनों में से किसी का भी कर सकते हैं। मार्दंगी को इन्होंने पहले रख के किया जी। है ना। देखना वहाँ पूर्व प्रयोग के लिए कोई सूत्र विशेष सिद्धांत कौमुदी में इसमें नहीं है ना, थोड़ा देख लेना जी जी कि भाई पूर्व प्रयोग के लिए कोई विशेष सूत्र है कि नहीं है इसमें करने के लिए। और यदि नहीं होता है ना तो फिर वैणविक को भी पहले रख सकते हैं, इसमें कोई बाधक नहीं है, नहीं हाँ। है। तो चलो फिलहाल इन्होंने मार्दंगिक को रखा है तो उसी को पूर्व रख के चल रहा जी। है। तो मार्दंगिक वैणविक ये बन ये गया बन कि नहीं जाएगा, बन गया? हाँ। अब यहाँ पर क्या करना है? एक वध भाव एक वध बनना भाव है, करना है, समाहार था समाहार तो। और और नपुंसकलिंग चलाएंगे तो सुआम करके पूर्व रूप करके मार्दंगिक मार्दंगिक वैणविकम हाँ, ये बन क्या अर्थ हो जाएगा? कि वो मृदंग को बजाने वाला और वेणु को बजाने वाला। ये अर्थ होगा। तो क्या विग्रह वाक्य की इतरेतर द्वंद्व किया है तुमने? यहाँ समाहार इसको किया ना, हाँ। नित्य समाहार न होता है। हाँ समझ था। वो मृदंग वादक वादक और वेणु वादक का समूह समूह ये करेंगे। हो जाएगा। जी जी नहीं लगा? लगा। तो चलो फिर आया ना? आया। इसीलिए कह रहे हो विग्रह जब ध्यान दिया करो अर्थ बोलते समय। जब विग्रह के तुम समाहार में किए और इधर अर्थ जो रूप बना तो इतरेतर अर्थ कर रहे हो, ऐसा नहीं ना होगा? नहीं ऐसा। चलो तो भाई ध्यान रखना। फिर आगे कौन आया? फिर आए सेनांगों का सेनांगों के द्वंद्व का उदाहरण दे रहे हैं। क्या दिया? रथिकाश्वारोहम। तो देखो दो ले लिया। एक है रथिक जो रथ से जाने वाली जो होते हैं, रथ से जो चलते हैं, रथ में बैठ के युद्ध करते हैं। और एक होते अश्वारोह, अश्वारूढ़ जो होते हैं। तो ऐसे सैनिक, तो ये सब सेना के अंग है कि नहीं? हाँ, सेना के अंग है। एक रथिक और रथ एक से चलने रथ वाले, से चलने वाले, और और एक अश्वारोह अश्वारोह, अश्व के ऊपर आरूढ़ होके चलने चलने वाले। वाले। तो ये सब सेना के अंग होते हैं। हाँ। तो इनका द्वंद्व है तो कर लो बाबू। क्या कर लोगे? रथिक है और अश्वारोह है तो कर लो। अलौकिक विग्रह वाक्य करो। तो यहाँ पे गुरुजी एक तो नहीं हो, बहुवचन कर लो। क्या करना है? अरे बहुत ही नहीं होते। एक रथ का कौन जाता है युद्ध में? तो मतलब बहुत बहुत ही होते होते हैं हैं। सामान्य तो रूप से। रथिकाश्च हाँ अश्वारोहाश्च इति एषां समाहारः। यही तो कर लिया जी। कि रथिकों का और अश्वारोहों का समूह समाहार। समाहार। चलो अलौकिक विग्रह कर लो। रथिक रथिक जस अश्वारोह जस। यहाँ पर चार थे द्वंद्व इस सूत्र से समाहार द्वंद्व कर लेंगे। समासत्व प्रातिपदिक संज्ञा कर लेंगे, दोनों जस का लोप कर देंगे। और रथिक और अश्वारोह में तो तुम पूर्व प्रयोग का कह सकते हो कोई सूत्र से। हाँ, अजाद्य दंतम। क्यों अजाद्य? क्योंकि ये अश्वारोह ये अजाद्य है दंत और अदंत भी है। हाँ। आया कि नहीं? तो जी। उसका पूर्व प्रयोग करना चाहिए। इन्होंने किसका किया है भाई? रथिक का किया। रथिक का किया है। तो फिर अरे रथिक में कितने अच है? रथिक में 3 और अश्वारोह में 4 है। तो अल्पच वाला कौन है? रथिक हुआ। रथिक है तो अल्पास्तरम कह रहा है रथिक को पहले रखो। और ये तुम्हारा कौन सा अजाद्य दंतम कह रहा है अश्वारोह को पहले रखो। तो हाँ। कौन सा किया है बताओ तुम? वो है ना, सूत्र संख्या देख लो दोनों की। ये अजाद्य दंतम है 2-2 33 का और अल्पास्तरम है 2-2 34 का। बताओ कौन लगेगा? परत्वात अल्पास्तरम लगेगा कि नहीं लगेगा? गुरुजी वो एक वार्तिक बताया था ना क्या? कि अनेक, तो अनेक की कहाँ प्राप्ति है? वो अनेक प्राप्त अनेक प्राप्त वो अनेक प्राप्त किसी एक ही सूत्र के दो मिल रहे हो तो क्या तुमको उसमें उदाहरण दिए थे? अरे दो अलग अलग सूत्र लग रहे हो हाँ, तब तो वहाँ परत्वात में व्यवस्था हाँ, करेंगे। जी। अरे एक ही सूत्र के मान लीजिए घी संज्ञक ही दो मिल रहे हैं, चाहे अजाद्य दंत ही दो मिल रहा है। अच्छा। एक ही सूत्र से उसका भी प्राप्त है उसका भी प्राप्त है तो वहाँ पर एकत्र नियम अन्यत्र अनियम, अनियम हाँ। ये कहा गया है। जी। अरे अलग अलग सूत्र यहाँ कर रहे हैं, ध्यान रखो। हाँ, जी। उसके लिए नहीं है, वो एक ही सूत्र के मान लीजिए दो घी संज्ञक है जी।
3 का द्वंद्व करो, दो ही दो घी संज्ञक है, हाँ। तो किसका कार्य? तो एकत्र नियम अन्यत्र अनियम। दो मान लीजिए अदाद्य दंत है, हाँ। तो क्या करे? तो एकत्र नियम अन्यत्र अनियम। यहाँ ऐसा नहीं ना है, नहीं। दोनों अजाद्य दंत चाहे दोनों घी संज्ञक इस तरह के नहीं ना है। यहाँ तो एक तो अजाद्य दंत है, कल्पाच है, दोनों अलग अलग सूत्र व्यवस्था कर रहे हैं, तो कौन सा किया जाएगा? परत्वात् अल्पाच तरम से व्यवस्था की जाएगी। समझे कि नहीं हाँ, समझे? भ्रम नहीं पालना उस वार्तिक में। हो एक ही सूत्र के मान लीजिए दो हो आया कि नहीं आया, दो विषय बनते हो, तो वहाँ के लिए वो वार्तिक है, लगा कि नहीं? हाँ। तो चलो यहाँ पर कौन करेंगे? तो ये अल्पाच तरम में सूत्र से रथिक इसका पूर्व प्रयोग करेंगे। तो रथिक अश्वारोह, संधि कर लो, दीर्घ कर लोगे। रथिकाश्वरोह, अश्वारोह है ना, उसको क्यों छेड़ रहे हो? अश्वरोह बोले इसलिए तो के रथिकाश्वारोह, ये रथिकाश्वारोह ये बन जाएगा। अब यहाँ पर समाहार द्वंद्व ही किए, तो सुअम करके पूर्व कर देंगे रथिकाश्वारोहम, वही तो बना लिए रथिकाश्वारोहम। लगा कि नहीं लगा? क्या अर्थ हो जाएगा? रथिका और अश्वारोह का समूह, समाहार, यही तो हो गया। तो चलो यही कर लिया है। तो द्वंद्व का और ये प्राणियंगों का, तुर्यांग का और सेनांग का यदि द्वंद्व हो तो एकवत भवति, मतलब एकवत होता है। आया कि नहीं आया? और नियम सूत्र है, क्योंकि एकवत तो समाहार की विवक्षा में हो ही न जाता, उसको कहने की क्या जरूरत है? समूह एक ही होता है, एकवत भाव समाहार में हो ही जाता। एकवत भाव कराना तो क्या है? नियम के लिए है कि इसमें एकवत ही हो, मतलब हमेशा समाहार ही हो, इनका द्वंद्व हो तो समाहार द्वंद्व ही हो। चलो, तो इनका कभी भी हम विवक्षा भी नहीं कर सकते। तो वो जो सर्वो द्वंद्व विभाषया एकवत भवति, वो इस प्रकरण को छोड़ करके, मतलब प्राणी अंग आदियों को छोड़ करके सर्वो द्वंद्व विभाषया एकवत भवति। लगा कि नहीं लगा? वहाँ पर परिभाषा अनुशेखर में पंक्ति भी लिख दी है कि सर्वो द्वंद्व ये द्वंद्वश्च प्राणी तुर्या सेनांगाना इति प्रकरणा विषय, कि इसका जो विषय है इस सूत्र का, इसको छोड़ करके सर्वो द्वंद्व विभाषया एकवत भवति, क्योंकि वो तो हमेशा समाहारी हो जाएगा, नियम हो जाएगा। बाकी शेष में आप विभाषया एकवत करो। लगा नहीं लगा? यही वो कहता है। और ऐसे एकवत भाव करने वाले सिद्धांत कौमुदी में और भी सूत्र है भाव, यहाँ इन्होंने एक दे दिया है, प्रक्रिया समझ में आ जाए। एकवत भाव वहाँ पर बहुत सारे सूत्र है एकवत भाव करने वाले, और भी जातिर प्राणी नाम और क्या क्या है, तो वो भी फिर नियम सूत्र हो जाएंगे। नियम सूत्र होते हैं, उनमें भी सब जगह क्या हो जाता है? वो समाहार ही होगा, जिनका वो कहेगा, तो उसमें भी ऐसे ही हो जाता है। चलो, तो वो पढ़ना पड़ता है, उसको जानेंगे तब ना कर पाएंगे, लेकिन उसके अलावा फिर शेष में आप विकल्प से कर सकते हैं। कोई भी करो, इतरेतर भी करो, घटपटम भी करो, घटपटम भी करो, तवखदिनम भी करो, तो भी करो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो लगा? फिर क्या आगे चला जाए? बनी बात? चलो, कौन सूत्र आया? द्वंद्वात् दश हांतात् समाहारे, है ना? अब एक समासांत कौन प्रत्यय? टच प्रत्यय कराने वाला सूत्र आ रहा है। तो देखा जाए कितने पद है बाबू? द्वंद्वात् इति पंचम एकवचनांतम चूदश हांतात्, चूदश हांतात् इति पंचम एकवचनांतम समाहारे इति सप्तम एकवचनांतम। आया कि नहीं आया? चूदश हांतात् द्वंद्वात् टच स्यात्, कब? समाहारे। समाहार अर्थ यदि हो तो ये ऐसे द्वंद्व से टच प्रत्यय, समासांत टच प्रत्यय होता है। कैसे द्वंद्व से? तो क्या विशेषण दिया है सूत्र में ही देख लो, चूदश हांतात्। क्या क्या है? चू दश और ह है अंत में जिसके, ऐसा द्वंद्व। लगा कि नहीं लगा? चू मतलब कौन हो जाएगा? हो जाएगा च और द तो दकार जान ही रहे हो, श मूर्धन्य शकार है, और ह ये अंत में हो, ऐसा जो द्वंद्व होगा तो उसको उससे समासांत टच प्रत्यय होता है। समाहारे, समाहार में ही होगा, इतरेतर में नहीं होगा। ये कह रहा, वृद्धि पढ़ लो तो बन जाए। चवर्गांतात् दश हांतात् च द्वंद्वात् टच स्यात् समाहारे। लगा? चवर्गांत द्वंद्व हो अथवा तो दश और ह
इन तीन है ना। हाँ, द श और ह हाँ, ये अंत वाला जो द्वंद्व हो तो उससे समासांत क्या होता है? टच प्रत्यय होता है। तो टोटल कितने हो गए? चौवर करके 5 आ पाँच आ जाएंगे। गए। द तीन, श द, श, ह, तीन, तीन हो पाँच, गए, तीन, तो आठ। 8। आठ हो गए। ये 8 में से कोई भी अंत में हो ऐसे द्वंद्व से समासांत टच प्रत्यय प्रत्यय होता है समाहार में। इतरेतर में नहीं ना नहीं, होगा, समाहार में समाहार में होगा। चलो क्या है टच करने वाला सूत्र है, उदाहरण देख लीजिए जी। क्या कह रहा है। उदाहरण दिए वाक च त्वक च इति वाक त्वचम बना दिए हैं। जी। अब देखो ये वाक त्वचम समाहार कर रहे हैं और वाक च त्वक च इतना ही लिख रहे हैं, तो शॉर्ट में लिख रहे हैं। तुमको थोड़ा ध्यान जी, देना पड़ेगा ना कि वाक च त्वक च इति इति अनयोः अनयोः समाहारः समाहारः। ऐसे करेंगे। जी। क्योंकि समाहार का विग्रह तो वैसे ही करना हाँ, पड़ेगा। वैसे ही करना ये तो पड़ेगा। लगेगा कि इतरेतर का विग्रह किए हैं, हाँ। है ना। जी। इतरेतर होगा तो फिर ये सूत्र लगेगा ही लगेगा ही नहीं। लेकिन ये शॉर्ट में लिखते हैं। जी, ऐसा हाँ। नहीं है कि वो जान नहीं रहे हैं, वही सब बताने वाले हाँ। दद्दा है, तो उसकी उसमें कोई शंका की कोई नहीं स्थान कर- नहीं है। हाँ। तो चलो किया है वाक च त्वक च इति अनयोः समाहारः। समाहारः। वाक मतलब जानते हो वाणी, वाणी, वागिंद्रिय, है ना। हाँ। और त्वक त्वक मतलब मतलब त्वगिंद्रिय, त्वगिंद्रिय। चमड़ी जान ही रहे हो, हाँ, जी। त्वगिंद्रिय। तो इनका समूह ये कर लिया जी। जाए, लगा। हाँ। अलौकिक विग्रह किया जाए। जी। अब इसमें सब में ध्यान देना पड़ेगा। वो वाक और त्वक जो वो तो चूंकि लौकिक विग्रह में तो प्रथमांत का होगा। हाँ, जी। अब उसका प्रातिपदिक क्या है ये ध्यान से निकाल करके तब करना जी। पड़ेगा, है ना, तभी ना हो पाएगा। हाँ। तो दोनों चकारांत है ना। चकारांती है, हाँ। तो करो क्या कर लोगे, वाच सु त्वच सु, ये लौकिक विग्रह कर लेंगे। अलौकिक विग्रह कर लेंगे। और सब चार द्वंद्व से समाहार द्वंद्व कर लेंगे। लेंगे, जो समासत्वाद प्रातिपदिक संज्ञा कर लेंगे, दोनों सु का लुक कर लुक देंगे। कर देंगे। वाच त्वच। त्वच ये बन जाएगा, बन जाएगा। हाँ, बन जाएगा। वाच त्वच। त्वच ये बन जाएगा। वाच त्वच में यहाँ पर कर लो बाबू, वाच त्वच में ये पूर्व प्रयोग किसका होगा? त्वच। उधर तो गुरुजी किसी से नहीं आया। होगा। हाँ। चलो तो कोई देखना उसमें सूत्र देख लेना, कोई और भी सूत्र है ना पूर्व करवाने, पूर्व रूप का पूर्व प्रयोग कराने वाले, तो जी। देख लेना, वरना नहीं होगा तो किसी का भी करा सकते हैं। तो वाच का यहाँ पर करा करके फिलहाल चल रहा है। जी। लगा कि नहीं लगा? हाँ, लगा। तो वाचों का कर लिया जाए बाबू पूर्व पूर्व प्रयोग। अब यहाँ पर अंतर्वर्ती विभक्ति मान करके वाच में क्या 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 कर लिया जाए? वाच पद हो जाएगा। हाँ। तो चोह कुहु इस सूत्र से कुत्व कर लेंगे, कर लेंगे तो क्या हो जाए? वाच त्वच बन आया कि नहीं हाँ। आया? और मान लीजिए जलाम जो सुनते वगैरह लगेगा, जस तो करेगा, गो करेगा, गो करेगा, तो फिर वापिस खरी खरीचा से तो चर्त विखर हो करना जाएगा। है तो नित्य हाँ, चर्त चर्त हो हो जाएगा। जाएगा। तो वाक त्वच त्वच ये स्थिति बन जाएगी। जी, आया कि नहीं? हाँ, बन जाएगी। अब यहाँ पर देख लो ये वाक त्वच क्या ये द्वंद्व है? हाँ। कौन सा द्वंद्व है? ये वो- त्रेतर की समाहार, ये समाहार द्वंद्व है। ये तो। समाहार हाँ। द्वंद्व है। और कैसा है ये, क्या अंत में है इसमें से? चवर्ग अंत में चवर्ग है। अंत में है। आया कि नहीं? जी। तो चवर्ग अंत वाला द्वंद्व द्वंद्व समा हो गया। तो इसे समासांत टच प्रत्यय प्रत्यय कर कर लेना। लेना। तो समासांत टच प्रत्यय कर लोगे तो टच में तो टच टच आगे तो और रहेगा, तो क्या बन जाएगा? वाक त्वच। वाक त्वच ये बन अरे जाएगा। त्वच में हम हाँ, मिला ही मिला दोगे, देंगे। वाक वाक त्वच त्वच ये बन जाएगा। ये प्रातिपदिक बन जाएगा। हाँ। अरे अदंत प्रातिपदिक बन गया भाई। जी। ज्ञान ज्ञान की तरह चला चल जाएगा जाएगा। क्योंकि हाँ। नपुंसकलिंग करना जी। है। तो सु आम करके पूर्व रूप करके लेंगे। वाक त्वचम यही तो बना लिया। वाक च त्वक च इति अनयोः समाहारः बराबर वाक त्वचम। हाँ, क्या अर्थ हो जाएगा इसका? कि वाणी वाणी और त्वक का समूह, ये अर्थ हो जाएगा। तो ये चवर्गांत का उदाहरण दिया कि नहीं जी, दिया? हाँ। और एक चवर्गांत का दे रहे, देखते हैं क्या दे रहे हैं। त्वक सृजम, तो कर लो बाबू इसमें। त्वक च स्रक च स्रक्च है कि नहीं? 2 नंबर देख लो ना, विग्रह लिखे होंगे। हाँ। त्वक स्पर्श ग्राहकम इंद्रियम, अच्छा अर्थ ही बता रहे, विग्रह नहीं लिख रहे। तो क्या है? तो स्पर्श ग्राहक जो इंद्रिय है, तो इंद्रिय कहते हैं ना। और स्रक क्या है भैया? तो स्रक कहते हैं माल्यम, माला को कहते हैं। तो कहते हैं माला को, माला को, स्रग को। स्रक कहते हैं माला को। आया ना? जी। तो कर लो इसमें क्या कर लोगे? त्वक च स्रक च, त्वक च त्वक च स्रक च इति अनयोः समाहारः, त्वक इंद्रिय और माला का समूह। आया कि नहीं आया? अब इसको उदाहरण देना है तो दे रहे, वरना क्या है इसमें? अरे त्वक इंद्रिय और माला का समूह। चलिए अब उदाहरण देना है चवर्गांत द्वंद्व का, तो दे रहे हैं। आया कि नहीं? हाँ। तो चलो कर लिया जाए। अब अलौकिक विग्रह करो। त्वच सु, और ये जो है ना, ये स्रज शब्द है, जकारांत
कैसा जकारांत जकारांत शब्द है, है ना, जी। जब अगर देश का जो अंत में तो सृज सु सृज सु ये हाँ, कर लिया जाए। जी। तो अलौकिक विग्रह कर लिए, समास समास होता समास है, होता है, प्रातिपदिक प्रातिपदिक संज्ञा संज्ञा कर लेंगे, सुबलोक कर लेंगे, सुबलोक कर लेंगे, तो और का पूर्व प्रयोग भी प्रयोग कर कर लिए लेंगे। हैं, कर ही जी, लिए हाँ। इन्होंने, तो वैसे ही कर लिया जाए। हाँ। सूत्र वूत्र देख लेना, लेंगे। वरना नहीं हो तो दोनों में से किसी का भी कर सकते हैं, है जी, ना, फिर हाँ। नियम नहीं रहता। तो क्या बन जाएगा, त्वच सृज ये बन जाएगा। अभी त्वच त्वच में जो कु से कुत वगैरह करके त्वक सृज सृज ये बन गया। हाँ। ये द्वंद्व है। द्वंद्व है। कौन सा द्वंद्व है, ये समाहार द्वंद्व है, तो और कैसा है, चवर्गांत चवर्गांत है। है। तो इससे समासांत समासांत टच कर लो, टच कर लेंगे। टच का और रहेगा, रहेगा। मिला दो त्वक सृज, त्वक सृज, हाँ, मिल जाएगा। और सु सुअम हम पूर्व रूप कर करके लेंगे, त्वक सृजम, तो वही तो बनाया है, हाँ, त्वक त्वक सृज सृजम, बन गया। हाँ। कर लोगे ना, जी जी, है ना, क्या अर्थ हो जाएगा, कि त्वक और माला का समूह। यही अर्थ हो जाएगा। हाँ। ठीक हुआ। जी, हुआ। ये दोनों चवर्गांत के उदाहरण दे दिए। अब दिए। किसका देने जा रहे हैं, पढ़ो आगे उदाहरण क्या है, समी दृशदम। किसका देने जा रहे हैं अब क्रम से, दकारांत, दकारांत द्वंद्व का दे रहा है। अरे देख के पता नहीं चल जी, जा रहा है, हाँ। टच को निकाल दो तो दांत दांती रहेगा, हाँ, है, जी। ऐसे ही दिमाग लगा लेना चाहिए। चलो 3 नंबर क्या लिखे हैं, टिप अर्थ क्या लिखे हैं, अरणी संज्ञकम यज्ञ काष्ठम शमी। अरणी संज्ञक जो यज्ञ काष्ठ होता है, यज्ञ का एक काष्ठ विशेष है, उसका नाम है शमी। शमी। आया कि नहीं आया, जी। शमी काष्ठ विशेष है, काष्ठ विशेष, आया कि नहीं जी। आया। और दृश्य दृश्य किसको कहते हैं, प्रस्तरम, प्रस्तरम, पत्थर को कहते हैं। पत्थर। किसको कहते हैं, पत्थर को। पत्थर को कहते हैं। तो चलो करो, इसमें अर्थ बता दे रहे हैं ना, तो कर लो, शमी च शमी च दृशत च, दृशत च, अरे प्रथम करके करोगे ना, शमी च दृशत च इति इति अनयोः अनयोः समाहारः। समाहारः। आया कि नहीं? ये। अलौकिक विग्रह कर लो, शमी सु, शमी सु, ये दृशद सु, दृशद सु, दृशद, दकारांत प्रातिपदिक है, दृशद दृशद सु, ये कर ये लिया अलग जाए। यहाँ पर समास समास होता है, होता प्रातिपदिक संज्ञा शुभ लोग कर देंगे। यहाँ तो शमी अल्पाच है ही, हाँ, अल्पाच शमी, अल्पाच है। एक मिनट, अरे दृशद भी तो हाँ। दो ही अच है, हाँ, दो ही हैं। अब फिर कैसे कहोगे, घी संज्ञक भी नहीं है, नहीं शमी है, नहीं ना, नहीं, कुछ नहीं। ऐसा पड़ रहा है। अरे रसोई कारण कहाँ है, नहीं है, दीर्घ कारण तो चलो कोई नहीं, तो शमी को अभी रख के कर रहे हैं। जी। तो नहीं होगा तो उसको भी पहले रख रख सकते सकते हैं, हैं। तब आया कि नहीं आया, जी, यदि हाँ। होगा तो शमी को रख लिया जाए। फिलहाल जैसे कर रहे हैं वैसे ही चल रहा है। जी। तो शमी शमी दृशद ये बन जाएगा। एक द्वंद्व है, समाहार द्वंद्व है, द्वंद्व कैसा है ये, दकारांत है, दांत दांत है। तो चलो समासन टच कर लो, टच कर टच लेंगे, का टच और का, और रहेगा, रहेगा, मिला मिला दो, देंगे, शमी दृशद दृशद, सुवम सुवम पूर्व रूप कर लेंगे, शमी दृशदम, क्या अर्थ हो जाएगा, कि शमी मतलब शमी काष्ठ काष्ठ विशेष विशेष और दृशद और दृशद मतलब मतलब पत्थर, पत्थर, इन दोनों का समूह। यही तो हो जाए। हाँ। चलो इसका दे दिए। अब किसका देने जा रहे हैं उदाहरण, ये वाक त्विषम, किसका उदाहरण देने जा रहे हैं, शकार शकारांत द्वंद्व का, समाहार द्वंद्व का उदाहरण देने जा रहे हैं। वाक त्विषम, तो बना लो ना इसमें भी भाई, वाक च और ये ट्विट च, ट्विट अरे ट्विश शब्द रहेगा, किसका वाचक है, देखो 4 नंबर लिखे हैं। हाँ, ये वाक तो वाणी हो गया, और ट्वीट ट्वीट मतलब क्या, तो प्रभा, प्रभा। अरे प्रकाश ज्योति प्रभा होती है ना, उसी का वाचक है ट्विश। मूर्धन्य सकारांत प्रातिपदिक है, उसका प्रथमा में ट्विट बनता है। अरे वो जस्व वगैरह हो जाता है तो ड हो जाता है, चर्त्व हो जाएगा तो ट हो जाएगा, तो ट्विट ट्विट ऐसे बनता है। चलो तो वही है, तो वाक च ट्विट च, ट्विट च इति अनयोः समाहारः, कि वाणी और प्रभा का समूह, यही हो जाएगा। अलौकिक विग्रह कर लो, वाचसु त्विष सु, ट्विश सु, बस यही ध्यान देना है प्रातिपदिक, क्योंकि क्या अलग है? निकालोगे हाँ। तो ध्यान से जी, निकालोगे। जी। ट्विश सु, त्विष सु, यहाँ पर समास कर लेंगे, समाहार द्वंद्व समास कर लेंगे, समासत्वात् प्रातिपदिक संज्ञा कर लेंगे, शुभ लोग कर लेंगे, तो वाच ट्विष, ट्विश उसमें कुत्तो वगैरह कर लो, तो वाक वाक ट्विश ये बन जाएगा। और कैसा समाहार द्वंद्व है ये, या ये शांत शांत है, तो समासांत टच प्रत्यय कर लो, टच आदि तो और रहेगा, मिला दो, वाक ट्विश, ये बनेगा, सुहम 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 रूप कर लेंगे, वाक ट्विषम, वही तो बनाया है, हाँ, वाक वाक ट्विषम। ट्विषम। चले मूर्धन्य शकारांत का हो गया ना, जी, जी। अब हकारांत का देने जा रहे हैं अंतिम। हाँ, अरे हकारांत तो द्वंद्व समाहार रहेगा, तो उसमें भी समासांत टच प्रत्यय होगा। क्या दे रहे हैं, पानहम, आया कि नहीं, 5 नंबर देख लो क्या कह रहे हैं, 5 नंबर में छत्रम च उपानहौ च इति येषां समाहारः इति विग्रह, यहाँ विग्रह दे दिए, अर्थ नहीं पता है। तो छत्र मतलब छाता, नहीं जानते हो भाई, जानते हैं, छाता, हाँ। है ना। और उपानहौ द्विवचन किया, उपानह किसको कहते हैं, अरे जूते को कहते हैं ना,
अरे उसमें उपान आया तो सही, वो हलंत स्त्रीलिंग में शब्द नहीं आया था, नहुदह वगैरह लगा के उपानत उपानद उपानहौ वैसे चला है। तो जूते का वाचक है तो जूता दो होता है ना, दो होते हैं। तो वही उपानहौ कर रहा है। तो कर लो छत्रम च, क्या विग्रह ध्यान दो, छत्रम च उपानहौ च इति एषाम समाहारः, कि छाता और उन जूते का समूह। आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? मान लीजिए छाते और जूते से पड़े तो छाता जूते का समूह। आया कि नहीं? अलौकिक विग्रह कर लो, छत्र छत्र सु और उपानह औ औ। आया कि नहीं? तो बहुत हो गया था इसीलिए ऐसा लिखा था, क्योंकि उपाना दो हो गए, छाता तो मान लीजिए एक था तो तीन हो गए ना टोटल, तो इसलिए ऐसा समाहार किए थे। तो वो सब ध्यान रखना लौकिक विग्रह में। अलौकिक विग्रह तो छत्र सु उपानह सु करोगे, अरे दो वचन है ना कपड़ा में, छत्र सु उपानह औ। ये अलौकिक विग्रह चार थे द्वंद्व से समाहार द्वंद्व कर लेंगे, समासत्वात् प्रातिपदिक संज्ञा करेंगे, सु और औ का लुक कर लेंगे तो बनेगा यहाँ पे। अब यहाँ तो छत्र अल्पाच है ना उपान की अपेक्षा। जी तो अल्पाच तरह से छत्र का पूर्व प्रयोग कर लेंगे, छत्र उपान। अच्छा उपाना जो है वो आपका अजाद्य दंतम नहीं लगेगा उसमें, उपान वो गुरुजी परत्वात् अल्पाच तरह लगा लेंगे। अरे परत्वात् नहीं, पहले प्राप्त है कि नहीं ये तो देखो। अरे अजादी है, अदंत कहाँ है? अच्छा उपान। अभी तुमको प्रातिपदिक ही नहीं पता है। अच्छा हाँ नहीं है, हकारांत नहीं है। हाँ तब ना उदाहरण ही दे रहे हैं, अदंत नहीं है। हाँ आजादी तो है लेकिन अदंत नहीं है। आजादी दंतम कहाँ प्राप्त है? नहीं प्राप्त है। अल्पाच तरम से ही छत्र का प्रयोग कर लेंगे। तो छत्र उपानः और संधि कर लो, छत्रोपान। हाँ ये रहेगा। क्या संधि करो कि बोलो गुणा से गुण कर लेंगे तो छत्रोपान। ये द्वंद्व ये बन जाएगा। और कैसा द्वंद्व है? समाहार द्वंद्व है और ये हांत है। हांत है तो समाधान टच प्रत्यय टच आगे तो और मिला दो छत्रो छत्रोपान। हाँ अब अदंत प्रातिपदिक बन जाएगा। सु हम पूर्व रूप करके छत्रोपहानम। अरे अरे कहाँ हो गया? छत्रोपहान ना कहाँ से आना है? एक मिनट छत्रोपानहम ये बने। छत्रोपानहम। अरे छत्रोपानह था तो हम करके छत्रोपानहम और क्या है? छाती और जूते का समूह, ये बन गया। लगा कि नहीं? इसमें ही मान लो ये जितने भी हो गए सबके उदाहरण हो गए। सूत्र का अर्थ आया कि नहीं? एक बार सूत्र और उसका अर्थ बोल लो। द्वंद्वात् चुदश हांतात् समाहारे चवर्गांतात् दशः अंतात् च द्वंद्वात् तत् स्यात् समाहारे। लग गया? लगा। सबके उदाहरण आ गए। इसी में मान लीजिए बाबू हम लोग इतरेतर द्वंद्व की विवक्षा हो जाए जी इन्हीं के द्वंद्वों में, और इतरेतर द्वंद्व करेंगे तो भी प्रातिपदिक तो सब यही पहले बन के आएंगे, यही आएंगे, लेकिन वहां पर समासान टच प्रत्यय नहीं होगा, तब नहीं होगा, नहीं होगा। तो फिर वो चवर्गांत प्रातिपदिक बनेगा, कोई हकारांत, कोई दकारांत, कोई शकारांत, ऐसे ना प्रातिपदिक अदंत नहीं ना बन पाएंगे। तो फिर उसके अनुसार फिर रूप चलाना पड़ेगा। और द्विवचन बहुवचन भी लाओगे इतरेतर द्वंद्व होगा तो वो सब अपने से करके प्रक्रिया चलानी है, करनी चाहिए कि भाई इतरेतर होगा तो क्या होगा। बस समासान टच प्रत्यय होगा नहीं, वो नहीं तो प्रातिपदिक होगा, अदंत प्रातिपदिक तो बनेगा नहीं। कहीं क्या बन जाएगा? चवर्गांत बन जाएगा, कहीं दकारांत, कहीं शांत, कहीं हांत, ऐसे बन जाएंगे। और फिर द्विवचन बहुवचन अपने से ला करके क्या बनेगा ये भी अपने से तुम अभ्यास करना। ठीक हुआ? चलिए अब आगे क्या लिख रहे, पढ़ो। लिख रहे हैं समाहारे किम। समाहारे किम, भैया ये समाहारे किम, समाहारे इति कस्मै प्रयोजनाय, तो क्या उत्तर दोगे कि जहाँ पर समाहार द्वंद्व नहीं होगा, मतलब इतरेतर योग द्वंद्व होगा, वहाँ पर कोई चवर्गांत अथवा दांत अथवा शांत अथवा हांत द्वंद्व मिलेगा तो उससे भी टच होने लगेगा, वहाँ न हो, इसलिए समाहारे ये कहा गया है। जैसे कहाँ पर तो उदाहरण दे दिया, प्रावृट शरदौ, आया कि नहीं आया? प्रावृट शरदौ, तो कर लो। इसमें प्रावृट भी एक ऋतु का विशेष का नाम है और एक शरद ऋतु तो जान ही रहे हो तुम, तो देख लेना प्रावृट ऋतु किसको कहते हैं, वर्षा ऋतु को कहते हैं शायद, देख लेना उसमें ना अर्थ। तो प्रावृट च शरद च, ये कर लेगे ना, लिखिए टिप्पणी नहीं दिए है, नहीं इसमें नहीं,
चलो प्रावृट च प्रावृट च शरद च शरद च ये कर लोगे। ये कर लेंगे। अलौकिक विग्रह किया जाए। ये प्रावृष शब्द है, प्रावृष मूर्धन्य सकारांत है। जी। तो प्रावृष प्रावृष सु और शरद शरद दकारांत है। शरद सु। ये क्या लौकिक विग्रह किए फिर से बोलो। लौकिक विग्रह किए प्रावृट च शरद च लौकिक विग्रह क्योंकि किए। इतरेतर कर रहे हैं ना, तो इति ये हाँ, नहीं हो नहीं होगा, करोगे। नहीं होगा, नहीं होगा। इतरेतर करना है, ठीक है। तो इसीलिए इतना ही बोल रहे हैं। तो चलो अलौकिक विग्रह प्रावृष सु शरद सु शरद सु ये कर ये लिया। अलौकिक विग्रह कर लेंगे। समास इतरेतर इतरेतर द्वंद्व समास कर लिया है। समास समास का प्रातिपदिक संज्ञा कर लेंगे, दोनों दोनों सु का का लोप कर लेंगे। प्रावृष शरद प्रावृष अंतर्वर्ती विभक्ति मान के पद है। तो जलाम जसुंते से श को ड कर लेंगे और चर्त्व करके ट कर लेंगे। हाँ। तो प्रावृट शरद ये प्रातिपदिक बन गया। तो देखो द्वंद्व है, ये द्वंद्व है, दांत है कि नहीं, दांत है, दांत भी है। हाँ। तो यहाँ पर होने लगता है कि नहीं होने लगता। यदि जी, समाहारे न कहे न कहे तो, लेकिन जब समाहारे कह दिए तो ये तो समाहार नहीं है, ये तो इतरेतर है। ही होगा। यहाँ पर समासांतर टच प्रत्यय नहीं होगा। तो चलो प्रातिपदिक क्या रहेगा, प्रावृट शरद यही रहेगा। यही रहेगा। और चूंकि दो ऋतु का वो बता रहे थे तो तो द्वित्व आ जाए। द्वित्व द्वित्व की विवक्षा में औले आएंगे, द्विवचन औले आएंगे। आया कि नहीं? जी। तो क्या बन जाएगा, प्रावृट शरदौ शरदौ। ये बन संधि तो कुछ होनी नहीं है क्योंकि हलन शब्द हाँ। था। तो प्रावृट शरदौ यही तो कर बन जाएगा। हाँ। बना बना समाहारे किम प्रावृट शरदौ शरदौ। लगा। जी गुरु जी। चलिए इति इति द्वंद्व इसी के साथ ये दोनों समास का निरूपण हो गया। परिसमाप्त हुआ। लग गया। जी लगा। चलिए बिठाना सब चीजें अच्छे से जी गुरु जी। है कि नहीं। यही दोनों समास है, ये सब बातें ध्यान रखनी पड़ती है, तब जाके इसकी प्रक्रिया होती है। अब आगे कौन आ रहा है, अतः समासांताः। अब एक समासांत करके एक इन्होंने प्रकरण ही बना दिया। तो एक प्रकरण है, तो इसको तुम अच्छे से लगा लो। 2 सूत्र है, दिन में यदि 1-2 घंटा दोगे ना अभी हाँ। तो लगा लोगे, अच्छे से लगा लो। तो शाम को एक पाठ और कर लिया जाए इसके लिए अलग, अथ समासांता का थोड़ा ही है तो हो जाएगा ना काम। हाँ, हो जाएगा। चलो कर लोगे। जी गुरु जी। दिन में अभी 1-8 घंटा बैठ के अच्छे से इसको कर लो। जी। 2 ही तो सूत्र है, हाँ, 2 ही है। लेकिन अच्छे से लगा करके जी याद करके कर लो। तो फिर कितने बजे, दोपहर 3 बजे कर लिया जाए। जी ये समासांत वाला हो जाएगा। हाँ। हो जाएगा। अरे 3-4 कितने सूत्र है, 1 चार। 2 3 4 ये सब छोटे छोटे हैं जी। समासांत करने वाले। तो जी। उसको कर लेंगे तो प्रकरण हो जाएगा। तो क्या कल अवकाश भी है, हाँ। तो परसों से वो सीधा तथित में हम लोग चले। जी गुरु। है कि नहीं? हाँ। चल रखा जाए। भगवती नमः, पराम्बिकायै नमः। अस्तु।